हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आदिवासियों के लिए हो अलग धर्म कॉलम। 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। प्रकृति पूजक आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम सरना कोड दिए जाने की मांग को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना देने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के समन्वयक देवकुमार धान ने लगातार .in से कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों के बावजूद आदिवासियों को संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं मिले हैं। कहा कि हम अपनी धार्मिक आज़ादी की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। देवकुमार धान ने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अलग धर्म कॉलम होना जरूरी है। आज आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं रहने से आदिवासी समाज को लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बनते जा रहे हैं। इससे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। इसे रोकने के आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम देना होगा। केंद्र सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कहा कि आदिवासियों की धार्मिक आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बनकर उभर चुका है। श्री धान ने कहा कि आदिवासी समाज के युवा, छात्र, बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के साथ समन्वय बनाकर आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनने की कोशिश करेंगे। गिरिडीह में एसीबी की टीम ने बिजली विभाग के जेई को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने विद्युत विभाग धनवार के कनीय अभियंता जेई दुर्गेश नंदन सहाय को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बिरनी के सिमराढाब निवासी संतोष कुमार साव की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कनीय अभियंता को मंगलवार की दोपहर अंबाटांड से गिरफ्तार किया। धनवार थाना में कागजी प्रक्रिया पूरी कर टीम उन्हें अपने साथ ले गई। पीड़ित संतोष कुमार साव ने बताया कि अपने व्यवसाय के लिए उन्हें बिजली का नया कनेक्शन ट्रांसफार्मर सहित लेना था। इसके लिए उसने डीवीसी कार्यालय राजधनवार के जेई दुर्गेश नंदन सहाय से मुलाकात की और उनके बताए अनुसार नया कनेक्शन व बिजली के उपकरण के लिए 88,200 रुपये जमा किया। कुछ दिनों के बाद पोल पर ट्रांसफार्मर तो लगा दिया गया लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। बकौल संतोष कुमार साव, उसने कार्यालय जाकर जेई दुर्गेश नंदन सहाय से मिलने की कोशिश की लेकिन वह कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। मोबाइल पर फोन करने पर उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये मेरे स्टाफ को दे दीजिए और स्टाफ के मोबाइल से बात कराइए, इसके बाद आपका नया मीटर व कनेक्शन लग जाएगा। इसके बाद संतोष ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी। झारखंड को ठंड और शीतलहर से मिलेगी राहत, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। झारखंड में ठंड और शीतलहर से झारखंड वासियों को राहत मिलने वाली है। मौसम केंद्र रांची की ओर से मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं बेहद कम मात्रा में झारखंड पहुंच पा रही हैं। वहीं दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते बने सिस्टम से कुछ बादल झारखंड आ रहे हैं। इन दोनों के प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और ठंड से राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम केंद्र रांची ने 20 दिसंबर को राज्य के 10 जिलों और 21 दिसंबर को राज्य के 16 जिलों में घने कोहरे और धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने 20 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोदरमा, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और गुमला जिला में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 दिसंबर को राज्य के 16 जिले गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला में घने कोहरे बनने का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 दिसंबर जो झारखंड के दक्षिणी जिला सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में 21 दिसंबर को ओडिशा से सटे कुछेक जिलों खूंटी, रामगढ़,
रांची सहित कई जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पत्र जारी, ट्रांसफर के लिए तैयार हुआ पोर्टल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। लगातार को मिली जानकारी के अनुसार इस पत्र के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। इसके लिए यूजर मैन्युअल और सहमति पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। रातू रोड फ्लाईओवर के काम में तेजी, राजभवन के सामने नहीं बनेगा कवर्ड कॉरिडोर। रांची रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य मानकर काम किया जा रहा है। अभी पंडरा रोड में 0 पॉइंट से लेकर रातू रोड चौराहा तक कॉरिडोर का काम हो गया है। केवल कब्रिस्तान के आगे कुछ पार्ट का काम बाकी है, जिसे 1 सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है। इस तरह पंडरा रोड से चढ़कर गाड़ी सीधे रातू रोड चौराहा तक पहुंच सकेगी। इधर राजभवन के पास अब कवर्ड कॉरिडोर नहीं बनेगा। इटकी रोड में सारे 14 पिलर पर कैप का काम कर लिया गया है। यहां पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम करके 2 माह में डेक स्लैब का काम पूर्ण किया जाएगा। वहीं रैंप बनाने का काम तेज किया गया है। अभी किशोरी सिंह यादव चौक से लेकर नागाबाबा खटाल की ओर रैंप निर्माण के लिए काम किया जा रहा है। पिलर सहित सारे काम कर लिए गए हैं। इसे भी 2 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजभवन की सुरक्षा को लेकर यहां पर कवर्ड फ्लाईओवर बनाना था, ताकि राजभवन की ओर कुछ नहीं दिखे। अभी तय किया गया है कि कवर्ड नहीं किया जाएगा। अब यहां पर ऐसी संरचना तैयार होगी जिससे राजभवन की ओर नहीं दिखे और उस ओर गाड़ियों की आवाज भी नहीं जाए। इस तकनीक के साथ इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं रातू रोड के आकाशवाणी के पास रैंप के लिए अब तक जमीन नहीं मिली है। ऐसे में यहां 2 रैंप का निर्माण लटका हुआ है। बोकारो के कसमार में बिजली की शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी आग, धान जलकर राख। कसमार प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत के बड़काटांड में बुधवार की दोपहर 11,000 वोल्ट के तार में शॉर्ट सर्किट होने से गीता देवी के खलिहान में आग लग गई। इस घटना में खलिहान में रखा करीब 100 मन धान जलकर राख हो गया। इस घटना में किसान को 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। लगातार.इन के अनुसार ग्रामीण विनोद कुमार महतो ने घटना की सूचना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद को दी है। मंत्री योगेंद्र ने कसमार सीओ को पीड़ित किसान को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सनातन महतो, विनोद महतो, संदीप कुमार महतो, संतोष महतो, हितलाल महतो, महेश महतो, नारायण महतो समेत कई लोगों ने खलिहान पहुंचकर घटना की जानकारी ली और स्थानीय प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। रांची में छेड़खानी की घटनाओं पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने जताई चिंता, सरकार से की सुरक्षा की मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राजधानी रांची में छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और राज्य सरकार से विधि व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और स्कूल कॉलेज के समय पुलिस गश्ती की व्यवस्था की जाए ताकि छात्र छात्राएं सुरक्षित रह सकें। अजय राय ने कहा कि वर्तमान में छेड़खानी और हत्याओं का दौर जारी है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों पर गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकार स्कूल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और पुलिस गश्ती की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि इससे छात्र छात्राएं सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। झारखंड पेरेंट्स
एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एसोसिएशन ने कहा कि इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और छात्र छात्राएं अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। राज्य के 23 जिलों में झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 2444 लोगों की शिकायतों का हुआ निपटारा। झारखंड पुलिस के बैनर तले रांची छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 2444 आम लोगों की समस्याएं पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुनी गई और उसका समाधान किया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। लगातार .in को जो जानकारी मिली उसके अनुसार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी गई और उनकी मदद की गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में 23 आईजी, डीआईजी और कमांडेंट रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया था। प्रतिनियुक्त अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं, आम जनता से मिली शिकायत का सही तरीके से निवारण किया जा रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा इस बात की भी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ दुर्व्यवहार से संबंधित प्राप्त शिकायतों को लेकर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है या नहीं, आम जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक है या नहीं और जिले के एसपी द्वारा प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। जामताड़ा के राइस मिल में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का चावल बरामदगी मामला, मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के दिए आदेश। जामताड़ा जिले के रामेश्वर राइस मिल में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी चावल की बोरियां बरामद होने के मामले में झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राइस मिल की आड़ में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरियां में चावल की पैकिंग कर चावल तस्करी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जो अनाज गरीबों को मिलने वाला था उस अनाज राइस मिल में खपाया जाता था और फिर मिल में चावल की पॉलिश कर तस्करी की जाती थी। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में यह गोरख धंधा काफी चौंकाने वाला है। मंत्री ने कहा कि किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह भी पता चला है कि जिस शख्स का राइस मिल है वह पूर्व में बांग्लादेश में दवा की तस्करी करता था, वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। इरफान अंसारी ने कहा कि चावल की बांग्लादेश तस्करी मामले की भी जांच की जाएगी। साथ ही टेरर फंडिंग की आशंका और राइस मिल मालिक के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है कि जांच में क्या खुलासे होते हैं। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि एफसीआई और पीडीएस का चावल मिल में कैसे पहुंचा और यदि जामताड़ा का चावल बांग्लादेश तस्करी की जा रही थी तो यहां का प्रशासनिक तंत्र और संबंधित विभाग के पदाधिकारी कहां थे। संभावना है कि मामले में कई विभागीय पदाधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। रांची डीसी भजंत्री ने ओरमांझी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बिचौलियों पर नजर रखने की दी हिदायत। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय ओरमांझी का औचक निरीक्षण किया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों, कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जाएंगे। ससमय कार्यालय आएं और अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में निष्पादित किए जाने वाले सभी कामों की जांच की। उन्होंने लॉग बुक, आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जन शिकायत,
पेंशन तथा अन्य की जांच करते हुए कहा कि सभी आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े। उपायुक्त ने बीडीओ, सीओ एवं सभी कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर का प्रचार प्रसार करने को कहा। उपायुक्त द्वारा कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी को कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में कोई बिचौलिया नहीं आए, यह सुनिश्चित करें। अगर संबंधित प्रखंड से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुजरात में दुष्कर्म का शिकार बनी झारखंड की पीड़िता बच्ची के परिवार से की मुलाकात। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को गुजरात में दुष्कर्म का शिकार बनी झारखंड की पीड़िता बच्ची के परिवार से मुलाकात की और उनके लिए गुजरात सरकार से मदद की मांग की। मंत्री ने इस बाबत बताया कि गुजरात के भरूच में झारखंड के एक श्रमिक बच्ची के साथ बेहद विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मेरे साथ एडीजी सुमन गुप्ता, आईपीएस और निदेशक समाज कल्याण किरण पासी, आईएएस के साथ 3 सदस्यों की टीम ने पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की है। मंत्री ने बताया, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्ची को सही इलाज और सहायता मिले। गुजरात सरकार से हमने मांग की है आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए। सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई है और गुजरात में काम करने वाले झारखंड के श्रमिकों और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग भी सरकार के सामने रखी गई है। बता दें कि बच्ची के साथ गुजरात के भरूच में दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बड़े टैक्स बकायेदारों को नोटिस, नए कर प्रस्ताव भी लाएगी झारखंड सरकार। मंत्री का निर्देश। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि निगम को संचालित करने के लिए जरूरी है कि आय के आंतरिक स्रोत बढ़े, तभी निगम स्वावलंबी होगा। शहरवासी समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने, आवासीय भवन का व्यावसायिक प्रयोग करने वालों से उसी अनुरूप कर वसूलने के निर्देश दिए। मंत्री मंगलवार को निगम सभागार में कार्य और योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सिविल वर्क से जुड़ी लंबित योजना को समय पर पूरा कर कार्य योजना की समय पर समीक्षा भी करें। उन्होंने लॉज, छात्रावास, कोचिंग सेंटर के संचालन क्षेत्र का मूल्यांकन कर समय पर कर चुकाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। उन्होंने नए साल में लोगों की सहूलियत के लिए कर भुगतान को लेकर नए प्रस्ताव लाने को भी कहा। शहर में जोन 1 में चल रहे सीवरेज ड्रेनेज का कार्य समेत अन्य तरह के निर्माण व विकास कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। बैठक में मंत्री ने प्रस्तुतिकरण के जरिए 15वें वित्त आयोग, टाउन प्लानिंग, PMAY, स्ट्रीट लाइट, IT, DNULM, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, इन्फोर्समेंट, जलापूर्ति समेत अन्य शाखा की समीक्षा की। निगम प्रशासक संदीप सिंह ने कहा कि निगम के स्तर से शहर को स्वच्छ बनाए रखने व आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। अश्लील फोटो और वीडियो मामले में अब सोशल साइट्स पर भी दर्ज होगी FIR। ब्लैकमेल करने वाले CID के रडार पर किसी के फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। झारखंड में भी कई मासूम बच्चियों समेत कई VIP के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कई के मामले थाने तक पहुंचे जिसमें गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए अब झारखंड CID को बड़ा टास्क दिया गया है। झारखंड में सोशल मीडिया साइट पर फर्जी ID बनाकर ठगी, अश्लील फोटो, वीडियो वायरल करने के मामले सामने आए हैं। आम से लेकर खास तक इसके शिकार हुए हैं। कई बार तो सोशल साइट हैक करके अश्लील वीडियो वायरल कर ठगी भी की गई है। इन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई भी हुई।
आरोपियों को पकड़ा भी गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से झारखंड पुलिस ने यह कदम उठाया है। सोशल साइट्स पर अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट करने की घटनाओं को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय काफी गंभीर है। राज्य सरकार ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीआईडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि किसी के अंतरंग पलों के वीडियो या फोटो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। डीजीपी के मुताबिक ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सीआईडी को जिम्मेदारी दी है। डीजीपी के मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत चीज पोस्ट की जाती है और सीआईडी को लगता है कि यह गलत है तो सीआईडी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का अपार कार्ड बनाना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजिलॉकर में अपलोड हो जाएगा और छात्र का डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जिसके कारण उनका आधार कार्ड बनाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति के कारण गरीब छात्रों के लिए अपार आईडी कार्ड बनवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाई है, जिससे उनका आईडी नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण छात्रों के स्थानांतरण में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश के समय उनका परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन सक्रिय नहीं हो पाता। शिक्षकों ने अवकाश रद्द करके इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक इन समस्याओं को हल नहीं किया जाता तब तक इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि विद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर आधार कार्ड बनाया जाए, जिससे सुदूर गांवों के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सरल हो सके और अपार आईडी कार्ड की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बकाए की राजनीति, चरम पर पहुंची सियासी खींचतान। हेमंत सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है। मार्च 2022 से बकाए की मांग की जा रही है। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। कई बार कोयला मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन 16 दिसंबर को बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बकाए के सवाल पर वित्त विभाग के जवाब के बाद झारखंड की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। बकाया नहीं मिलने पर झामुमो ने राजमहल से राजहरा तक कोयला ढुलाई ठप करने की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड भाजपा आवाज बुलंद करे। वहीं इस मसले पर प्रदेश भाजपा ने सीएम से सीधा सवाल कर एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे आश्चर्य की बात है कि वित्त विभाग के जिस जवाब पर झारखंड में राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ है, उसका राज्य के 1,36,000 के बकाए के दावे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि क्या कोयले से राजस्व के रूप में टैक्स मद में झारखंड की हिस्सेदारी 1,40,000 करोड़ वर्षों से लंबित है। जवाब में वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्स मद में झारखंड का कुछ भी केंद्र के पास लंबित नहीं है। कदमा में आलोक भगत की हत्या मामले में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर साधा निशाना। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि बन्ना गुप्ता के संरक्षण में चल रहे आपराधिक गिरोह अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। शास्त्री नगर के आलोक भगत की हत्या बन्ना समर्थित आपराधिक गिरोहों की परस्पर प्रतिद्वंदिता का ही परिणाम है।
सत्ता का दबाव हटते ही बन्ना गुप्ता के संरक्षण में चल रहे गिरोह आपस में ही भिड़ने लगे हैं। बुधवार को आलोक भगत की दिन दहाड़े हत्या किए जाने के मामले में एक बयान में श्री राय ने कहा कि जिन लोगों को हथियार बनाकर बन्ना गुप्ता ने पिछले 5 वर्षों में जमशेदपुर में भय और आतंक का साम्राज्य खड़ा किया था, वे अब खुद भयभीत और आतंकित हैं। उनका यह भय और आतंक कहीं बाहर से नहीं, बल्कि एक ही थैली के चट्टे बट्टों का आपसी संघर्ष है। पुलिस इसकी छानबीन करे और बन्ना गुप्ता द्वारा पिछले 5 वर्षों में कायम किए गए भय और आतंक के माहौल का पर्दाफाश करे। उनके संरक्षण में चल रहे गिरोहों की परस्पर प्रतिस्पर्धा पर पुलिस नजर रखे। बोकारो जिले में 4 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में हुआ मामलों का निपटारा। बोकारो जिले में 4 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोकारो शहर सेक्टर 2D स्थित कला केंद्र, ITI परिसर पिंडराजोरा, मध्य विद्यालय सिवंडीह व DVC हाई स्कूल चंद्रपुरा में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की शिकायतों का निष्पादन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड व जिला स्तर के अधिकारी तथा पुलिस के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। जन शिकायत समाधानकार कार्यक्रम में थाना प्रभारी समेत पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सेक्टर 2D कला केंद्र स्थित समाधान केंद्र पर पहुंचे बोकारो SP मनोज सावरगियारी ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए आयोजित है जो किसी कारणवश अपनी समस्या लेकर पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने पर जोर दिया, कहा कि नंबर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में ऑनलाइन FIR, गुमशुदगी, भूमि विवाद, ठगी, मानव तस्करी, डायन प्रथा, शक्ति ऐप जैसे मामलों की सुनवाई हुई। खूंटी में 1.5 करोड़ का डोडा जब्त, चलती गाड़ी से कूदकर भागे तस्कर। खूंटी जिले के सदर, अड़की, सायको, मुरहू और मारंगहदा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस वर्ष भी अफीम की खेती बड़े पैमाने पर लगाई गई है। पिछले 1 सप्ताह से पुलिस अफीम विनष्टीकरण अभियान चला रही है। इसी बीच माफिया पहले से डंप किए गए डोडा की तस्करी करने में जुटे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब खूंटी थाने की पुलिस ने देर रात डोडा से लदे 2 पिकअप गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ा और उसमें हजारों किलो डोडा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खूंटी थाना क्षेत्र के सिलादोन और चामड़ी गांव के बीच पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी किए जा रहे डोडा को जब्त किया है। अफीम तस्कर 2 पिकअप वैन में लाद कर डोडा रांची की ओर ले जा रहे थे। इसकी सूचना वरीय पुलिस अफसरों को मिली तो खूंटी थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों वाहनों का पीछा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों वाहनों के चालक चलती गाड़ी से कूदकर भाग गए। चालक के कूदने से एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। मंगलवार देर रात कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस क्रेन से उठाकर गाड़ी को जब्त कर थाना ले गई। एक पिकअप वैन में 36 और दूसरे में 42 कुल 78 बोरा में 1079 किलोग्राम डोडा लदा था। इसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 61 लाख रुपए बताया गया। इस संबंध में पुलिस ने खूंटी थाना में अज्ञात तस्कर एवं गाड़ी नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं वाहन मालिक और तस्करों के संबंध में छानबीन की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित JPC में झारखंड के ये 2 नेता शामिल। सरकार इसे लागू करने पीछे दी रही तर्क। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर JPC का गठन किया गया। इसका चेयरमैन BJP सांसद PP चौधरी को बनाया गया है। JPC में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी कई नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें झारखंड के भी 2 नेता शामिल हैं। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत और पलामू सांसद BD राम इसके सदस्य हैं। कमेटी में 31 सदस्यों को जगह दी गई है। JPC में लोकसभा के 21 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा के कुल 10 सदस्य हैं। ये कमेटी अगले संसदीय सत्र पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल ये कमेटी लोगों के मन में उठ रही आशंकाओं को दूर करने और चुनावी सुधार पर आम सहमति बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी।
सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का पीछे का तर्क ये है कि एक साथ चुनाव कराने से शासन सुचारू से चलेगा और लागत कम होगी। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक के पारित होने से संघीय ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराना बड़ी चुनौती है। इसकी वजह है कि सरकार को इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करना होगा। लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को इसे पारित करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना होगा, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के पास इसके लिए पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। हालांकि बीजेपी दूसरों दलों को ये समझाने में लगी हुई है कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।